गरीब नाव वाला। रमेश शोलापुर नाम के एक गांव में रहता था, जो कि शहर से बहुत दूर था और शहर तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता भी नहीं था। लोग अक्सर नाव से सफर करते थे क्योंकि पैदल चलकर जाने में बहुत समय लग जाता था और गांव के ज्यादातर लोग शहर जाकर ही काम धंधा करते थे और अपना जीवन चलाते थे। इन्हीं गांव वालों में से एक था रमेश, जो कि बहुत गरीब था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके घर पर उसकी माँ, उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जिनकी जिम्मेदारी अकेले रमेश पर थी। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो नाव चलाने का काम करता था। अपनी गरीबी के कारण वो कुछ ज्यादा नहीं कर सका। उसके पिता उसे छोटी उम्र में ही छोड़कर चले गए। रमेश की पत्नी रमा बहुत तेज थी। उसे रमेश का नाव चलाना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि रमेश शहर जाकर कुछ नौकरी करे और ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन रमेश को शहर का जीवन पसंद नहीं था। वो रोज नाव पर आते जाते लोगों की बातें सुनता रहता था कि शहर में काम करना कितना मुश्किल था, और फिर उसे गांव का सीधा सादा जीवन ही पसंद था। अरे बोलू भैया, तुम कल नहीं आए? कल कहीं गए थे क्या? हाँ रमेश, तुम्हारी भाभी के भाई की शादी थी तो वहीं गए थे, इसलिए नौकरी की छुट्टी ले रखी थी हमने। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। और इसी तरह रमेश सबसे बातें करता हुआ अपनी नाव चलाता था। उसकी नाव पर जाने वालों को भी रमेश की बातें अच्छी लगती थी। एक बार की बात है, रमेश रात को अपने घर पर आता है तो उसकी माँ कहती है, अरे रमेश बेटा, तेरा काम कैसा चल रहा है? तू रोज अपनी नाव में बैठाकर लोगों को शहर पहुंचाता है। मुझे तो तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है। अरे नहीं माँ, तू भी बेकार ही चिंता करती है। नाव चलाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर नाव पर बैठकर लोगों की बातें सुन सुनकर तो मुझे और भी मजा आता है। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, पर तुझे तो पता ही होगा कि तेरे पिताजी भी इसी नाव के चक्कर में भगवान को प्यारे हो गए। वो मनहूस रात आज भी मुझे अच्छे से याद है। अरे माँ, तू भी क्यों पुरानी बातें याद कर करके अपना मन दुखी करती है? मुझे तो तैराकी भी अच्छे से आती है, तू मेरी चिंता मत किया कर। हाँ बेटा, सही कहा तूने, पर मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। इतने में रमेश के दोनों बच्चे अपने दादी के पास आते हैं और कहते हैं, अरे दादी, क्या हुआ था दादाजी के साथ? हमें भी बताओ ना। अरे कुछ नहीं मेरे बच्चों। नहीं दादी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्या हुआ था। तो सुनो उस मनहूस रात के बारे में। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तुम्हारे दादाजी नाव से वापस आ रहे थे। उनकी नाव पर उनके अलावा कुछ और भी लोग थे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था और तूफान भी बहुत तेज था। उन्होंने बहुत कोशिश की नाव को किनारे पर सही सलामत लेकर आने की, लेकिन उस भयंकर तूफान में उनकी नाव और नाव में बैठे सभी लोग नदी में डूब गए। दादी उन्हें उस रात के बारे में बता देती हैं। दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और अपने पिताजी से जाकर लिपट जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, पिताजी, तुम नाव चलाना छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। कहीं आपके साथ भी दादाजी के जैसे हो गया तो? अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ, तूने भी बेकार में ही बच्चों को डरा दिया। अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता के साथ। डरो मत, चलो अब सो जाओ। अगले दिन रमेश अपने काम पर निकलने ही वाला होता है कि अचानक तेज बारिश हो जाती है। रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, सुनो जी, आज तो मौसम बहुत खराब लग रहा है। आज तो तुम काम पर ना जाओ तो ही अच्छा। अरे नहीं रमा, अगर आज काम पर नहीं गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और नदी इतनी बड़ी तो है नहीं कि उसमें नाव चलाने में कोई परेशानी हो। नहीं जी, मेरा मन नहीं मानता। आज तुम ना ही जाओ। एक दिन नहीं जाओगे तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मत जाओ।
लेकिन रमेश रमा की बात नहीं सुनता और काम पर चला जाता है। बारिश भी तेज हो जाती है और नदी में भी पानी भर गया था और आज कोई नदी पार करने के लिए भी नहीं आया था। अरे रमेश, क्या कर रहा है यहाँ पर इतनी बारिश में? आज घर चला जा। क्या बात कर रहे हो भोलू भैया? अगर मैं भी घर चला गया तो उस पार जाने वालों का क्या होगा? कोई नहीं जाएगा आज नदी के उस पार। तू देख नहीं रहा क्या कितनी तेज बारिश हो रही है? भोलू रमेश को बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर वहीं रुकने के बाद रमेश भी अपने घर के लिए वापस चल पड़ता है और कुछ ही देर में वो वापस घर पर आ जाता है। अरे बेटा, तू वापस आ गया। तू तो एक दिन भी नहीं रुकता घर पर। हाँ माँ, वो आज मौसम बहुत खराब है ना, इसलिए आज कोई भी नदी के पार जाने के लिए आया ही नहीं। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। चल, आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। बेचारे बच्चे भी तरस जाते हैं बाप के लिए। इतने में बच्चे भी अंदर से आ जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। आज तो पिताजी सारा दिन हमारे साथ रहेंगे। आज हम पिताजी के साथ खूब खेलेंगे। और फिर वो अपने पिताजी के पास आ जाते हैं और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे माँ, तू रोज ये दाल रोटी ही खिलाती है, कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया कर। हाँ हाँ, तेरे पिताजी तो कलेक्टर है ना जो तुझे अच्छा खाना खिलाऊं। चुपचाप जो बनाए वो खा लो। हाँ माँ, तू रोज ये सूखी रोटी और दाल ही बनाती है। आज पिताजी घर पर हैं, कुछ अच्छा सा बना देना। हाँ बहू, बच्चे ठीक कह रहे हैं। जरा खीर बना दे बच्चों के लिए और मेरे बेटे के लिए। अगर आज खीर बना दी तो कल भूखा रहना पड़ेगा माँ जी। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे बहुत ज्यादा भूख भी नहीं लगी है आज। और वो आधे खाने में से ही उठकर चला जाता है। देख बहू, तूने नाराज कर दिया ना मेरे बेटे को। वो कुछ बड़ा नहीं कर सका तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। हम ही उसे अपनी गरीबी के कारण कुछ काबिल नहीं बना पाए। हाँ हाँ ठीक है, तो मैंने कौन सा कुछ गलत कहा? अब जितना कमाते हैं उसमें ऐसा ही खाना मिलेगा। मैं तो इन्हें रोज कहती हूँ कि शहर जाओ और नौकरी कर लो, पर वो कहाँ मेरी सुनने वाले। और फिर सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। रमा दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी है और रो रही है। रमा उसे देखकर पूछती है, अरे तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? वो मेरे पति बहुत बीमार है, उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। क्या रमेश भैया अपनी नाव में बैठाकर उन्हें शहर ले जा सकते हैं? अरे जरा बाहर तो देखो, मौसम कितना खराब है और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। ऐसे में कैसे वो नाव चलाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। देखो बारिश भी रुक गई है, मेरी मदद करो। इतने में रमेश बाहर आता है। सब कुछ सुनने के बाद वो उस औरत के साथ नदी की तरफ चल देता है। बारिश तो रुक गई थी लेकिन नदी का बहाव तेज था। उस औरत के बार बार कहने पर रमेश तैयार हो जाता है और फिर कुछ देर बाद वो औरत अपने पति को लेकर नदी की तरफ आती है और अपने पति को नाव पर बैठा देती है। रमेश नाव चलाने लगता है। रमेश बहुत सावधानी से नाव चला रहा था। बहन जी, आप इनको अच्छे से पकड़कर बैठिए। देखिए आज नदी का बहाव ज्यादा है, थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। रमेश की नाव तेज बहाव को पार करती हुई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। वो औरत अपने पति को अस्पताल की तरफ ले जाती है और रमेश वापस आने लगता है। नाव में रमेश अकेला ही था और फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश तो फिर से आ गई। थोड़ी देर और रुक जाती तो मैं वापस पहुंच ही जाता। अचानक नदी का बहाव और तेज हो गया और उसकी नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और वो नदी में डूब जाता है। रमेश को तैरना तो आता था, पर नदी का बहाव तेज होने के कारण वो बहने लगता है और बहुत दूर निकल जाता है। रात हो जाती है। रमेश अब तक घर नहीं लौटा था। सब परेशान हो जाते हैं। रमेश की माँ भी रोने लगती है और कहती है, अरे मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही मना किया था कि मत करो ये काम। हे भगवान, अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? रात तो ऐसे ही निकल जाती है। अगले दिन रमेश के बारे में सुनकर सभी गांव वाले रमेश के घर पर आते हैं और कहने लगते हैं,
अरे बहुत अच्छा आदमी था बेचारा रमेश, सबकी मदद करता था। अरे कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगा वापस। तुम रो मत रमेश की माँ। हाँ हाँ रमा बहन, रमेश वापस आ जाएगा। जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। रमा रो रही थी। कुछ देर बाद सब गांव वाले चले जाते हैं और फिर वही औरत आती है और कहती है, अरे रमेश भैया कहाँ हैं? मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। जब किसी ने मेरी मदद नहीं करी तब रमेश भैया ने मेरी मदद करके मेरे पति की जान बचाई। उसकी बात सुनकर रमा भड़क जाती है और कहती है, अरे तेरा पति तो बच गया, लेकिन मेरा पति ना जाने कहाँ चला गया, अब तक नहीं लौटा। ये सब तेरी वजह से हुआ। पूरे गांव में तुझे मेरा ही पति मिला अपनी मदद के लिए। अरे रमा बहन, मुझे माफ कर दो। तुम चिंता मत करो, वो जरूर वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर वो भी वहां से चली जाती है। और फिर कुछ दिनों तक सब रमेश का इंतजार करते रहे, लेकिन रमेश वापस नहीं आया। अब तो सबको लग रहा था कि रमेश कभी वापस नहीं आएगा। बच्चों को भी लगने लगा था कि उनके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। मुन्नी अपनी दादी से कहती है, देखो दादी, तुम्हारी कही बात सच हो गई। जो दादाजी के साथ हुआ वही पिताजी के साथ भी हो गया। दादाजी भी दूसरों की मदद करते करते दुनिया से चले गए और आज पिताजी भी। ऐसा कहकर वो भी रोने लगी। दादी उसे अपने गले से लगा लेती है। मत रो मेरी बच्ची, तेरे पिताजी जरूर वापस आएंगे। भगवान इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। रमा भी दादी के पास आकर रोने लगती है। दादी सबको चुप कराने लगती है। फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। दादी दरवाजा खोलती हैं कि तभी सामने रमेश को खड़ा देखकर, अरे अरे मेरा बेटा आ गया। और झट से रमेश को अपने गले से लगा लेती हैं और फिर कहने लगती हैं, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। भगवान ने मेरे पति को तो छीन लिया था, पर वो तुझे इतनी जल्दी मुझसे दूर नहीं कर सकता था। तभी रमेश के साथ दो लोग और होते हैं। वो वही लोग थे जिनकी मदद रमेश ने की थी, एक औरत और एक आदमी। इतने में रमा और बच्चे भी अंदर से आ जाते हैं। अपने पिताजी को देखकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। रमा तो अपने पति को सामने देखकर खुशी के मारे रोने ही लगती है। तभी वो औरत रमा के पास आती है और कहती है कि उसने और उसके पति ने रमेश को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। उसने कई जगह रमेश को ढूंढा, नदी से लगने वाले सारे गांव में गए और उन्होंने वहां रमेश के बारे में पता किया। एक दिन पता चला कि रमेश पास ही के अस्पताल में भर्ती था। उसके सिर पर चोट लगी थी। वो 3 दिन तक बेहोश पड़ा था। वो लोग उसके पास गए, उसके इलाज में मदद की और आज वो जैसे ही ठीक हुआ उसे लेकर उसके घर आ गए। बस इतनी गलती हुई कि हम लोग आपको बताना भूल गए कि तुम लोग भी रमेश की चिंता में लगे होगे। हमें लगा कि हम रमेश को बिल्कुल अच्छा करके तुम्हारे सामने लाएंगे, इसलिए थोड़े दिन लग गए। रमेश की माँ कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बेटे की जान बचाई, नहीं तो हम गरीबों का क्या होता। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश अब बिल्कुल ठीक हो गया था और फिर से वो लोगों को नदी पार कराने लगा था। अब सब ठीक हो गया था।